हेलो जी, क्या हाल चाल? I hope you are enjoying the video lectures. I hope you are enjoying the reasons that I'm giving you and providing you beyond the scope of this book, right? I hope now the chapter is seeming uh, easy to you, right? तो शुरुआत आज एक शायरी से करूँगा क्योंकि हॉस्पिटल से लौट के आए हैं। तो शेर है कि ना जाने किसने पढ़ी है मेरे हक में दुआ कि आज तबीयत में थोड़ा आराम सा लगता है। तो थैंक यू गाइस, आई नो यू हैव बीन प्रेइंग फॉर मी। तो दैट इज़ व्हाई आई रिकवर्ड सो सून, राइट? तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर। ठीक है, थैंक्स फॉर योर विशेस, थैंक्स फॉर योर वार्म विशेस एक्चुअली आई शुड से। और हमें पता होना चाहिए कि ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। मैंने आपको थोड़ी सी इंडिकेशन पहले दी थी स्टार्टिंग की वीडियोस में, पार्ट वन में, कि हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वाला जो टॉपिक है वो क्यों पढ़ने वाले हैं, क्यों ऑथर ने नॉन फार्म एक्टिविटीज़ नाम का टॉपिक इस चैप्टर में रखा है। देखो, आपने एक लाइन पढ़ी थी पिछली पीपीटीज में, पिछली वीडियोस में कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज रिजाइडिंग इन पालमपुर, 75%, 75% लोग जो पालमपुर में रह रहे हैं, अ, उनकी मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। और फार्मिंग में जरा सा भी इधर उधर कुछ हल्का फुल्का इधर उधर भी कुछ कांड हुआ है ना तो उनकी ज़िंदगी कैसी की तैसी फिर जाएगी, उनके लाइफ में जीने मरने के सवाल खड़े हो जाएंगे, राइट? ये मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो यार 75% पॉपुलेशन बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ा नंबर है यार, बहुत बड़ी संख्या है ये। तो ये लगा के चलो ना, 75% मतलब 100 में से 75 लोग फार्मिंग में लगे हैं, 25 लोग कोई और काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यू कैन थिंक लाइक दैट, बट 75% इज अ वेरी ह्यूज नंबर, एंड few things here and there puts you in danger. Then you need to have something, some other kind of work at hand, so that your life is not at risk, your life is not in danger, your earning is secure, right? Now, to provide people of rural areas benefit of earning, or to secure their livelihoods, or to secure their lives, that कि फार्मिंग में अगर थोड़ा सा नुकसान हुआ है ना, तो वो परेशान ना हो, वो डेट ट्रैप में ना जाएं, है ना? और ये जो एक हमने पॉइंट पढ़ा था ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लेबर के बीच में, है ना? वो कंपटीशन कम हो, ये जो लोड है जो फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर जो लेबर का लोड है ना, वो कम हो, है ना? कुछ तभी क्या तभी इनकी वो कंपटीशन कम होगा, है ना? अब ये लोड कम कैसे करना है? ये लोड को कम करने का सिंपल तरीका है कि यार इन्हें फार्मिंग से हटाओ और कोई और काम करवाओ, राइट? चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझना। ऑथर ने नॉन फार्म एक्टिविटीज नाम का ये टॉपिक क्यों रखा है, उसका एक कारण है कि जैसे कि आपने पढ़ा था पिछली वीडियोस में, पीपीटीज में, कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन पालमपुर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन, और ओनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो लिविंग है, वो फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और फार्मिंग में कुछ भी हल्का फुल्का सा इधर उधर हुआ, मानसून इधर उधर से हुआ, या सीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हुई, या क्रॉप फेलियर हो गया, या कोई नेचुरल क्लैमिटी होगी, कोई ड्रॉट आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, देर इज अ लॉस, लेट अस सपोज देर इज अ लॉस in loss of crops, right? Then ultimately these 75% people would suffer, and they would suffer badly, right? Now, uh, uh, what is the role of government, or what is the role of various institutions in this? We need to remove this pressure of 75% from farming to some other place. What I'm saying is that कि जब हमने ये लोड हटाना है, 75% का लोड जो फार्मिंग के ऊपर आया है वो कम करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनको फार्म लेबरर्स को कोई और अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ना, कि भैया यहाँ से हटो, अपनी अर्निंग यहाँ से मत करो, यहाँ से करो, राइट? चलो वहां पे भी काम करना है, करते रहो, बट अगर वहां पे एक ब्रेक आ गया तो यू कैन सिक्योर योर अर्निंग, यू कैन सिक्योर योर लाइवलीहुड फ्रॉम दीज वर्क्स, राइट? अब वो काम क्या हो सकते हैं? ठीक है, आई होप नाउ आपको क्लैरिटी होगी होगी कि ऑथर ने नॉन फार्म एक्टिविटीज, इस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज नाम का टॉपिक ऑथर ने क्यों डाला है इस चैप्टर में। ओके, चलो। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज किस किस तरह की हो सकती हैं? देखो, चार तो उसने टॉपिक्स दे दिया आपको डायरेक्टली, कि डेयरी का काम हो सकता है ना? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, शॉपकीपिंग भी एक तरह का काम है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी एक तरह का काम है। उसके बाद उसने आपको तीन हिंट्स और दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ दी स्टोरीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। ओके,
सो चार एक्टिविटीज तो चार नॉन फार्म एक्टिविटीज तो ये होगी, और इसके बाद तीन एक्टिविटीज और ऐसी हैं जिसको उसने स्टोरीज के फॉर्म में आपको समझाया। ओके, चलो, आई होप नाउ द रीजन इज क्लियर कि नॉन फार्म एक्टिविटीज नाम का ये टॉपिक हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अच्छा, अब अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट आर नॉन फार्म एक्टिविटीज, ठीक, तो देखो, फार्मिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फार्मिंग, are directly related to agriculture, like sowing of seeds, spraying of pesticides, plowing of field. These all are farm activities, right? But those activities that are related to farming or agriculture would come under non-farm activities, right? चलो, अब example से समझो। You are growing a certain crop, right? There would be wastage. Ultimate, you see. Let us suppose you have grown cauliflower, right? तो एंटायर कॉलीफ्लावर इज नॉट ईटन बाय अस ह्यूमंस, राइट? उसके जो लीव्स हैं, उसकी जो स्टेम है, राइट, इट इज वेस्ट फॉर अस। तो अल्टीमेटली दे रिमूव दैट मेजर स्टेम पोर्शन एंड द लीव्स, एंड रेस्ट इज डिलीवर्ड टू द मार्केट, राइट? So ultimately, where would that green waste go? It could be used as a fodder for the animals. So, if you keep cows or buffaloes in the farm, ultimately dairy would be the work. Dairy work you would be doing. You would be selling the milk side by side, right? So ultimately, dairy is such an activity that is not directly linked to the farming, but indirectly linked to the farming, right? फार्मिंग से तो आपका फार्मिंग तो आप कॉलीफ्लावर की कर रहे थे, बट उससे बेनिफिट आपको क्या मिला है ना? जो वेस्ट प्रोडक्ट था हमारे लिए, जो वेस्ट था वो एनिमल्स ने यूज किया, एंड देन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क स्टार्टेड, एंड डेयरी वर्क वाज कैरिड फॉरवर्ड, राइट? तो डेयरी क्या हो गया, एक वो एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी होगी जो फार्मिंग के साथ रिलेट होगी, लिंक होगी, सर नॉट रिलेट, लिंक होगी, राइट? तो इस तरह फिर डेयरी को क्या बोला जाएगा? नॉन फार्म एक्टिविटी बोला जाएगा। यू see, cows don't directly go to the farm, right, and do plowing or sowing or anything, right? So bus we have to pick up that green leftover leaves or waste that was waste for us, and we feed it to the cows, right? So this dairy work is related to the agriculture or farming process, so it would come under the non-farm activity. Now I will give you one more example. um, you have to carry cauliflower to the market, and the market from your village is, let us suppose, minimum 8 to 10 kilometers away, right? So who would carry this stock of cauliflower that you have produced in the field, or wheat or rice that you have produced? Who would carry? You would need a tractor, you would need a trolley, you need a good transportation system. Like, now the definition of good transport system should be clear to you. You should have good connectivity, you should have linking roads, pakka roads, and you should have different modes of transport available as well. That is the definition of good transportation system. Okay, now ultimately the person that is going to own a tractor and a trolley, you would be paying him कि भाई ये मेरा सामान है, ये लेके जाना है ना? तो अल्टीमेटली वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाला पर्सन है ना, ही इज नॉट रिलेटेड टू एनी फार्मिंग एक्टिविटी, बट ही इज कैरिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्म to the nearest market. So ultimately he is also linked, he is now indirectly or directly linked to the farm or farming activity, so it will come under the non farming activity. Transport work would come under the non farm activity, right? Now let us suppose you want to buy pesticides, you want to buy weedicides, you want to buy seeds, you would go to a certain shop, है ना? और वो शॉप भी फिर, अब देखो, फार्मिंग से तो रिलेटेड थी नहीं, इनडायरेक्टली रिलेटेड होगी ना फार्मिंग से, तो शॉप कीपिंग भी फिर किस में आएगी? नॉन फार्म एक्टिविटी में आएगी, राइट? चलो, चलते हैं अब अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है? फिर आगे स्टोरीज पढ़नी है, 3 स्टोरीज पढ़नी है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। फर्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इज डेयरी। इट इज अ कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर, राइट? क्यों होगी कॉमन? बिकॉज सर्टेन ग्रीन leaves or waste that is for us humans may be used as a fodder for animals, right? Cows or buffaloes, and from that fodder, after eating that fodder, right, they would be giving us nutritional milk, right? And ultimately the dairy work would be carried forward. Now, small scale manufacturing, unlike manufacturing that takes place in big factories, in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. कह रहा भैया, जो मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में हो रही है, उसमें बड़े सिंपल सिंपल प्रोडक्शन के मेथड्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, और बहुत ही छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। किसके विपरीत, है ना? अनलाइक होता है ना, उलट, कॉन्ट्रास्टिंग,
किसके विपरीत? उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस के विपरीत जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज में की जाती हैं टाउन्स और सिटीज में, ठीक है? तो टाउन्स और सिटीज में जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अपनाए जा रहे हैं, बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अपनाए जा रहे हैं, उनके उलट, उनके विपरीत, उनके ऑपोजिट पालमपुर जैसे गाँव में छोटे-छोटे प्रोडक्शन मेथड्स, सिंपल-सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं और छोटे लेवल पे प्रोडक्शन की जाती है। अब ये प्रोडक्शन हो कहाँ रही है? वो कह रहा है दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। ये छोटे-छोटे काम या तो घर पे करेंगे लोग या खुले मैदान में अपने खेत में जाके करेंगे लोग, ठीक है? और अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद से ही ये काम कर लिए जाएँगे। ये छोटे-छोटे मैन्युफैक्चरिंग ये जो काम है, ये लोग अपने घरों पे या अपनी फैमिली के साथ ही कर लेंगे। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड। बहुत ही कम चांस है कि बाहर से आप किसी को बुलाओगे, है ना? उसको वेजेस दोगे, है ना? उसको दिहाड़ी पे रखोगे और फिर उससे काम करवाओगे। ऐसा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में देखने को नहीं मिलता। अच्छा, अब ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाएगा? पेन, हैट, वो एक जिसको मेरे ख्याल से आप बैम्बू हैट बोलते हो शायद, वो है ना? और चेयर्स जो उसकी क्या कहते हैं उन्हें, तीले कहते हैं शायद, है ना? उसकी बनी होती है ना? और पक्षी, राइट? वो जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार उसको? हैंड फैन बोलते होंगे शायद, राइट? आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट नेम, ठीक? और दे कैन मेक बास्केट्स, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ, और मैंने अगर ठीक से देखा है, समझा है, ठीक है, तो मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था, कोकोनट जो है, कोकोनट का जो शेल है, राइट? वो उसको प्रेस करके उसकी प्लेट्स बना रहे थे, ठीक है? और एक नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे थे, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, जो वो होता है, कॉर्न के जो लीव्स होते हैं ना, जब आप उसको रिमूव करते हैं ना, कॉर्न तो अलग हो जाती है, लीव्स अलग हो जाती है, तो वो ड्राई अप हो जाती है, हाँ, उसको वो प्रेस करके थोड़ा सा उसमें ग्लू वगैरह सा डाल के, कुछ इपॉक्सी वगैरह सी शायद डाल के उसको प्रेस कर रहा था हीट, हाई प्रेशर और हीट पे। तो वो क्या बना रहे थे, प्लेट्स और कप्स बना रहे थे। आपको जो वो वुडन वाली कप्स और प्लेट्स देखने को मिलती है ना शादियों वगैरह में, जब आप जाते हो, है ना, आपको लगता है यार ये लकड़ी की बनी है ना, तो इट इज बायोडिग्रेडेबल, वो लकड़ी नहीं है, वो कॉर्न का जो कवर है, ग्रीन कवर है, उसको ड्राई अप किया है और उसके अंदर थोड़ी सी गम वगैरह मिक्स करके उसको हाई प्रेशर और हीट पे उसको कंप्रेस करके वो प्लेट बनाई हुई है। तो बहुत ही एक छोटी सी लगा लो कि कितनी, अ, आपने अगर वो देखा होगा आपके घरों पे जूसर मिक्सर होते हैं ना, उतने उसका डबल साइज लगा लो, डबल इन लेंथ, राइट? एंड डबल इन द विड्थ। बस इतनी सी एक मशीन लगानी है और उसके अंदर आपने ये मटेरियल, ये स्टफ लोड करना है और उसको ऊपर से क्लोज करना है ना, स्क्रू से टाइट करना है, और अल्टीमेटली 1-2 मिनट बाद वो उसको कंप्रेस करके हीट अप करके क्या बना के दे देगा आपको, प्लेट बना के दे देगा। तो इट वुड आल्सो कम अंडर नॉन सॉरी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये तो घर पे हो सकता है, एक शेड में, एक सर्टेन रूम में ये काम हो सकता है, राइट? तो आई होप आई हैव गिवन यू सफिशिएंट एग्जांपल्स फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो देख लो वो काम कितना ज्यादा चल रहा है, राइट? तो हुआ ना, बर्डन कम हुआ ना फार्मिंग से, कि आप अब लाखों शादियां होती हैं, लाखों तो नहीं बोलूंगा, हजारों शादियां होती हैं सर्दियों के टाइम में ना, तो कितने कप्स और प्लेट्स उन शादियों में पहुंच रहे होंगे ना, तो इस तरह से पालमपुर के लोग तो माला माल हो रहे होंगे, है ना, अगर वो फार्मिंग सेट के ये काम करेंगे, राइट? This is the sole purpose of involving people in the non farm activities, कि उनकी अर्निंग जो फार्मिंग से नहीं हो पा रही थी, कम से कम दूसरे कामों से तो हो, राइट? चलो, हाँ, बुक बाइंडिंग भी हो सकता है, बुक प्रिंटिंग भी हो सकता है, ये भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के काम है। ओके, coming to next topic, that is next example, that is shopkeepers of Palampur. So next non farm activity is the shopkeeping in Palampur. The people involved in trade are not many in पालमपुर। जो लोग व्यापार करते हैं पालमपुर में के जो लोग हैं, वो व्यापार में इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते। द traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village। जो व्यापारी लोग हैं पालमपुर के, वो क्या है जी, शॉपकीपर हैं, जो सामान खरीदते हैं कहाँ से जी, होलसेल मार्केट से। हमें पता ही है होलसेल मार्केट का, तो है ना, जो शहरों में होती हैं, और फिर उस सामान को आके गांव में बेच देते हैं, ठीक है? तो ज्यादा व्यापारी पालमपुर में नहीं है, जितने भी व्यापारी पालमपुर में हैं वो
शहरों से होलसेल की दुकानों पे जाके सामान खरीद के ले आते हैं और फिर उसे गाँव में आके बेचते हैं। ये भी एक अच्छा काम है। बीज की ज़रूरत है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, पेन, कॉपी, किताब, स्कूल बैग, है ना, खाने के सामान की है ना, ये देखो यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है ना, परचून के सामान की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो शॉपकीपिंग इज़ अनदर बिज़नेस। अच्छा, मेरी फैमिली में मेरे पापा के जो नान का परिवार है, दे हैव ओपन्ड शॉप्स इन विलेज एरिया। सो आई बेटर अंडरस्टैंड कि हाँ, ये काम बहुत ही सक्सेसफुल है। दे हैव मेड देयर होम्स थ्रू द अर्निंग from shopkeeping, right? They have educated their children with the help of this work, right? So I know what is the benefit of shopkeeping. uh, Trust me, छोटा मोटा काम नहीं है, ठीक ठाक काम है, बढ़िया काम है, और पुश्ते पल जाती हैं यार, जनरेशंस पल जाती हैं। Okay, so shopkeeping is another good example to be kept under non-farm activities. Transport example आपको पहले ही दे चुका हूँ. The number of people involved in transport has grown for the last several years. जो लोग ट्रांसपोर्ट के काम में इन्वॉल्व हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है बीते वर्षों में, क्योंकि फार्मिंग भी रैपिडली इंक्रीज हुई है इंडिया में, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी, जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, वो भी बेटर हुआ है एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंस, नॉट फ्रॉम 2014, नॉट फ्रॉम द मोदी era. प्लीज 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 स्पेयर मी ऑफ द हॉरर स्टोरी टाइम। ठीक है, तो चार एक्टिविटीज तो आपको पता चल गई, एक एक्टिविटी आपको ये भी मिल सकती है। Mishri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. तो मिश्री लाल जी ने एक शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है जो बिजली पे चलती है, एंड उसको क्या किया, अपने खेतों में सेटअप किया है। बाद में बताऊंगा, एक पॉइंट याद आया। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, राइट? यानी कि कोल्हू लगा दिया, और एक तरफ से डालते गए गन्ने, है ना, बैल घूमता जाएगा, कोल्हू चलता जाएगा, और गन्ने पिसते जाएंगे, जूस निकलता जाएगा। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। बट अब लोग क्या पसंद करते हैं जी? मशीन से गन्ने का रस निकालना बेटर समझते हैं, प्रेफर करते हैं। Mishri Lal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. Jaggery यानी कि गुड़। तो गुड़ की आपको छोटे बहुत वो ठेले से दिखेंगे, छोटे छोटे से ठेले दिखेंगे। जब आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो तो बाय योर ओन व्हीकल, है ना, बाय योर ओन कार, तो आपको सड़क के साइड में, है ना, ग्रीन फील्ड्स के साइड में लोग दिखेंगे जिन्होंने जूस की शॉप्स लगाई हुई है, रेडी लगाई हुई है, या फिर गुड़ बेच रहे हो बैठ के साइड में कहीं पे, है ना, या चार बेच रहे हैं, राइट? तो दिस इज अनदर वर्क, दिस इज ऑल्सो नॉन फार्म एक्टिविटी, सेलिंग ऑफ जैगरी, सेलिंग ऑफ जूस, राइट, सेलिंग ऑफ दिस पिकल्स इज ऑल्सो अ नॉन फार्म एक्टिविटी। ओके, घर पे रह के हो सकता है, एक कमरे में रह के हो सकता है। ओके, कॉटेज इंडस्ट्री नाम आप इसको दे सकते हो, कॉटेज इंडस्ट्री, राइट? चलो, मिश्री लाल आल्सो बाय शुगर फ्रॉम अदर फार्मर्स। मिश्री लाल दूसरे किसानों से शुगर केन खरीद लेते हैं, दूसरे किसानों से भी शुगर केन खरीद लेते हैं। खुद भी अपने खेत पे लगाया होगा तो चल मेरे भाई निकाल जूस। ठीक है, गुड़ बनाएंगे। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, और ये गुड़ फिर बाद में शाहपुर जाके व्यापारियों को बेच दिया जाता है। आप लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में शायद एक चीज पढ़ी होगी कि आप एक बुल्लक कार्ट देख रहे होगे लोडेड विद जैगरी, है ना, गुड़। ये वही, ये मिश्री लाल जी का ही गुड़ जा रहा है वहां पे। ठीक है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। इस प्रोसेस में मिश्री लाल का थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, रॉ मैंगोज की ज्यादा वैल्यू होती है कि जो रसना का प्रोसेस्ड फ्रूट जूस है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है? थोड़ा सा गैस करना अपने माइंड में। अगर आप और आपकी और मेरी ट्यूनिंग हो रही है तो आपको इतना तो समझ में आता होगा कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, उस पे जो मार्जिन होता है, उससे जो अर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है? तो अगर शुगर केन से मिश्री लाल जी का प्रॉफिट हो रहा है तो खुद सोचो, गन्ना बेच के इतना फायदा नहीं हो रहा मिश्री लाल जी को, जितना उसका रस निकाल के उसका बाद में गुड़ बना के मिश्री लाल जी को फायदा हो रहा है। ओके, ध्यान रखना, प्रोसेस्ड फूड इज कॉस्टली, क्योंकि उसपे प्रोसेसिंग हो रखी है, उसपे अलग अलग प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस उसके ऊपर लगाए गए हैं। ओके, चलो, सो जैगरी, है ना, सेलिंग ऑफ जैगरी और सेलिंग ऑफ पिकल्स इज अनदर नॉन फार्म एक्टिविटी। हम्म, Kareem has opened a computer class center in the village.
करीम भैया ने एक कंप्यूटर क्लास ओपन किया गांव में। इन रिसेंट ईयर्स लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेजेस इन शाहपुर टाउन। बीते सालों में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे शाहपुर जाते हैं कंप्यूटर वगैरह सीखने के लिए, सॉरी, कॉलेज अटेंड करने के लिए। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। कबीर, सॉरी, करीम ने क्या पाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गांव के हैं वो भी शाहपुर जाते हैं कंप्यूटर क्लासेस के लिए। देयर वर टू women इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसने और क्या पाया कि भैया गांव में दो लड़कियां हैं या दो औरतें ऐसी हैं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स भी किया हुआ है। दिमाग चला करीम का। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। करीम ने सोचा कि उनको नौकरी पे रखेगा। ही बॉट कंप्यूटर्स, उसने कंप्यूटर्स खरीदे एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस। और उसने क्लासेस सेटअप करी फ्रंट रूम में अपने घर के, ओवरलुकिंग द मार्केट, जिसका दरवाजा कहाँ को खुलता था, मार्केट की तरफ से खुलता था, राइट। सो लेट अस सपोज दिस इज द मार्केट लेन, है ना, और ये करीम साहब का घर होगा, राइट। तो इस फ्रंट रूम में, इस फ्रंट रूम्स में ही उसने क्या खोली होगी, क्लासेस खोली होंगी, है ना, ओवरलुकिंग द मार्केट, यानी कि मार्केट की तरफ फेस खुलता होगा इनका। ऐसी ऐसी जगह पे, ऐसे कमरों में उसने सॉरी कंप्यूटर क्लासेस खोली। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। अब काफ़ी अच्छी संख्या में हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, +1 +2 के जो बच्चे हैं, वो ये क्लासेस अटेंड करने उसके पास आते हैं। तो बढ़िया बिजनेस है भैया, है ना। यानी कि कंप्यूटर क्लासेस भी एक ऑप्शन है। इस तरह का भी कोई टीचिंग का भी आप काम लगा सकते हो कि फार्मिंग से हटके काम हो सकता है, गांव में हो सकता है। मेरे ब्रदर हैं, उनका नाम प्रमोद है, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। और वो आइल्स की कोचिंग देते हैं। हिज center is very near to, not exactly in the village but very near to the village place, okay. So hats off to him. He had an ambition to open an engineering college. He once dreamed of opening an engineering college, but yeah, he would grow one day. He has started this. He is making good profits. I wish him good luck from my side and a huge success in the coming future. और सर, मेरे को नौकरी पे रख लेना अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलोगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट स्टोरी। किशोरा इज अ फार्म लेबरर। किशोरा खेतों में काम करता है, लाइक अदर सच लेबरर्स, बाकी लेबरर्स की तरह, है ना। अच्छा सॉरी, बीच में फुल स्टॉप था। किशोरा इज अ फार्म लेबरर। किशोरा खेत में काम करने वाला एक मजदूर है, खेतों में काम करने वाला एक मजदूर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, बाकी लेबरर्स की तरह, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। किशोरा को बहुत ही मुश्किल आती थी अपनी फैमिली की जरूरतें पूरे करने में उस तनख्वाह से जो उसको मिलती थी। अ फ्यू इयर्स बैक, कुछ सालों बाद, किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। कुछ सालों बाद, पीछे कुछ सालों पहले, बैक, पहले किशोरा ने बैंक से लोन लिया था। मनी लेंडर से लोन नहीं लिया था, बैंक से लोन लिया था। कहाँ 24%, कहाँ 8%, देखो आपकी बुक भी आ गई बैंक पे। आगे वो कह रहा है, दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस लैंडलेस हाउस। वो परिवार है ना जिनके पास जमीन नहीं है, पुअर लैंडलेस हाउस, गरीब परिवार जिनके पास जमीन नहीं है, तो उसको ये लोन एक गवर्नमेंट स्कीम में, गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत मिला। जिस स्कीम में क्या था कि सस्ते में लोन दिया जाएगा, सस्ता लोन दिया जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, है ना। और किन परिवारों को दिया जाएगा जी, पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स को ये लोन दिया जाएगा। किशोरा बोट अ बफेलो विद दिस मनी। किशोरा एक बफेलो खरीद के लाया इस पैसे से। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क। अब वो बफेलो का मिल्क बेचता है। फर्दर ही हैज अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो। आगे उसने एक वुडन कार्ट भी, लकड़ी की कार्ट भी बफेलो के साथ जोड़ दी है। एंड यूजेस इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। और वो इस कार्ट को यूज करता है अलग अलग आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। वो हफ्ते में एक बार गंगा नदी के पास जाता है, गंगा नदी के किनारे जाता है, माँ गंगा के किनारे जाता है, और वहां से चिकनी मिट्टी लेके आता है। किसके लिए? कुम्हार लोगों के लिए, घड़े बनाने वालों के लिए। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर with a load of jaggery or other commodities.
और कभी कभार वो कहाँ जाता है जी, शाहपुर जाता है, जैगरी लाद कर, या फिर कोई और सामान लाद कर। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने उसे कुछ ना कुछ काम मिल जाता है ट्रांसपोर्ट का। एज अ रिजल्ट, किशोरा इज एबल टू अर्न मोर, परिणाम स्वरूप, इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप किशोरा ज्यादा कमा पाता है देन, किसके मुकाबले, वट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक, उस काम के मुकाबले ज्यादा कमा पाता है किशोरा ट्रांसपोर्ट के काम से। किस काम से, पहले वो खेती किया करता था, फार्म लेबर था, है ना, तो खेतों में जाकर मजदूरी किया करता था, तो उस काम के मुकाबले किशोरा ट्रांसपोर्ट के काम से काफी अच्छा पैसा बना लेता है, दूध बेच के काफी अच्छा पैसा बना लेता है। सो दीज वर द वेरियस नॉन फार्म एक्टिविटीज दैट हैव बीन मेंशन्ड इन योर बुक। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपकी साइंस की बुक की बात करूं तो बी कीपिंग इज अनदर नॉन फार्म एक्टिविटी, इज अनदर नॉन फार्म एक्टिविटी, फिश rearing is another non farm activity, and then poultry farming is another non farm activity. Okay, तो कभी एग्जांपल्स की कमी लगे तो भैया वीडियो दोबारा देखो। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको दे दिए, कभी मैडम पूछने, है ना, कभी मैडम को बताओगे तो मैडम हैरान हो जाएगी, इतना तो बुक में था नहीं। चलो ध्यान रखना। अच्छा, कुछ इक्के दुक्के टॉपिक्स रह गए हैं इस इन स्लाइड्स में जो मैंने कवर नहीं किए थे। ठीक है, पहले वो कवर करते हैं। हम्म तो एक ये स्लाइड रह गई थी, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पालमपुर में फार्मिंग किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो पालमपुर के लोग जो हैं वो क्रॉप रोटेशन फॉलो कर रहे हैं। वो क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़िया थी, तो अल्टीमेटली वो साल में तीनों सीजन जो हैं, खारिफ रबी जायद, तीनों सीजन में वो क्रॉप्स उगाते हैं। राइट, तो उसका पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक, एक के बाद दूसरी फसल, तीसरी फसल लगाते रहते हैं। राइट, तो उसका वो बेनिफिट उठाते हैं, और इसीलिए ये गांव इतना डेवलप्ड है, इतना प्रोस्पेरस है। राइट, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन इन पालमपुर हो या फार्मिंग इन पालमपुर आ जाए आपको कभी, ओके, कभी आपको पॉइंट्स आ जाए क्रॉप रोटेशन इन, प्लीज टेल अबाउट क्रॉप रोटेशन इन पालमपुर और फार्मिंग इन पालमपुर, तो आपने ये स्लाइड के जो पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, जिस किस्म की फसलें पालमपुर में उगती हैं और जो जो साधन वहाँ पे अवेलेबल हैं फार्मिंग के लिए, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पालमपुर किसको रिजेंबल करता है, किससे मेल खाता है, वेस्टर्न यूपी के किसी गांव से मेल खाता है, जिस हिसाब की जिस तरह की फसलें यहाँ पे उगती हैं और जिस हिसाब के साधन खेती के लिए जरूरी साधन यहाँ पे मौजूद है, उनको देखते हुए पालमपुर किसको रिजेंबल कर रहा है, किससे मेल खा रहा है, वेस्टर्न यूपी के किसी गांव से मेल खा रहा है। बहुत बढ़िया पॉइंट। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। जितनी भी जमीन पालमपुर के गांव में अवेलेबल है, उस पूरी जमीन पर खेती होती है, कोई भी जमीन खाली नहीं पड़ी हुई। ठीक, सिंपल कारण इरिगेशन, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इरिगेशन पॉसिबल हो पाई और सारी लैंड कल्टीवेट होती है पालमपुर में। आई होप यू कैन मेक दिस पॉइंट। चलो, रेनी सीजन, खारिफ सीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी खारिफ सीजन ही चल रहा है। इस सीजन में क्या उगाया जाएगा जी, ज्वार और बाजरा उगाया जाएगा। ज्वार और बाजरा के जो ग्रेन्स हैं, है ना, जो जिसको मार्केट में बेचा जाएगा। राइट, और बाकी जो उसके लीव्स हैं, जो उसकी स्टेम है, उसको एज अ कैटल फीड फॉडर की तरह आप उसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। देन कमिंग टू दिस पॉइंट, इसके बाद इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पालमपुर के गांव में क्या उगाया जाएगा जी, पोटैटो उगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विंटर सीजन में यानी कि राबी सीजन में आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वैसे आप ये 9th क्लास की ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे कि वी आर हैविंग विंटर मॉनसून्स एज वेल। नॉर्दर्न इंडिया में विंटर मॉनसून भी देखने को मिलता है। ठीक है, और वही सर्दियों की जो बारिशें हैं, कनक की खेती के लिए, कनक की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत उपयोगी है और बहुत जरूरी है। राइट, सो भगवान का शुक्रिया अदा करना कि उसने हमारे को इतनी बरकत दी है, हमारे देश के ऊपर उसका इतना हाथ है। ठीक, ठीक, तो विंटर सीजन में कनक बो दी जाती है, यानी कि वीट क्या हुई, कनक क्या हुई, राबी क्रॉप है। राइट, तो इससे आपको सिंपल आइडिया मिल जाएगा। राइट,
और खारिफ क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए तो राइस, आपने देखा होगा राइस फील्ड्स फुली फिल्ड विद वाटर, राइट। तो मॉनसून क्रॉप इज राइस। विंटर सीजन या राबी क्रॉप सीजन है ना, वीट, पहला एग्जांपल उसने ये दे दिया। ओके, चलो मैं एक बार थोड़ा हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। पालमपुर में सबसे पहले रेनी सीजन से शुरू करें अगर, तो वो ज्वार और बाजरा उगा रहे हैं, ठीक है। राइस उसने बुक में मेंशन नहीं किया होता तो कीप इट असाइड। वैसे मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि राइस इज अ खारिफ क्रॉप। ओके, तो ज्वार और बाजरा के जो ग्रेन्स हैं, जो सीड्स हैं, वो तो मार्केट में वो बेच आएंगे। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट कुड बी यूज्ड एज अ कैटल फील्ड फीड, and ultimately their dairy work would prosper. Then after the kharif season ends, they generally cultivate potato. People of Walampur cultivate potato in the month of October and December. And now the winters have started. Ultimately, they would enter the Rabi season, and wheat is the main crop of the Rabi season. और पालमपुर के लोग भी wheat उगा रहे हैं. Some part is kept for the family's consumption. wheat में से कुछ हिस्सा खुद के परिवार के कंजम्पशन के लिए वो रख लेते हैं। एंड द सरप्लस इज सोल्ड एट रायगंज, और जो एक्स्ट्रा वीट उगती है उसको वो रायगंज में जाके बेच आते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो जमीन का एक टुकड़ा, एक हिस्सा शुगर केन के लिए समर्पित कर दिया जाता है, सारा साल उस पर शुगर केन खड़ी रहती है, राइट। इट इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी। या तो उसको कच्चा ऐसे ही गन्ना बेचा है शाहपुर जाके, या फिर उसका गुड़ बनाया, जैगरी बनाया तो वो बेचा है, जैसे हमने मिश्री लाल जी के एग्जांपल में देखा था। देखो नाम कितना प्यारा, मिश्री लाल, और काम भी इसका कर रहा है, गुड़ का काम कर रहा है वो। ठीक, चलो एक ये स्लाइड पेंडिंग रह गई थी, अब एक और स्लाइड है ये वाली। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बड़ा कुछ बता दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाई गई थी, क्या उसका पर्पस था, राइट। बट अल्टीमेटली नाउ डेज वी आर फेसिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये स्लाइड है। The Green Revolution in the late 1960s introduced Indian farmers to high-yielding varieties of wheat and rice. ग्रीन रेवोल्यूशन ने 1960 के दशक में भारतीय किसानों को किससे रूबरू करवाया? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स से रूबरू करवाया, वीट की और राइस की। कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल सीड्स, अगर हम इसका कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल सीड से, जो पुराने बीज, पुरानी किस्म के बीज जो हम इस्तेमाल करते हुए आए थे, उनसे अगर इसका कंपैरिजन करें तो हाई यील्ड वेराइटीज प्रोमिस्ड मच ग्रेटर ग्रेन यील्ड्स पर प्लांट। इन्होंने एच वाई वी सीड्स प्रॉमिस, बड़े प्रॉमिसिंग थे कि वो बहुत ज्यादा ग्रेन्स पैदा करके देंगे एक सिंगल प्लांट पर भी। देखो मैंने आपको एक शायद एक एग्जांपल से समझाया था, इफ दिस इज द व्हीट प्लांट दैट इज ग्रोइंग थ्रू द ट्रेडिशनल सीड ना, इसके ऊपर ऐसे व्हीट हो रही है, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। तो वहीं पे एक एच वाई वी सीड, आपको एच वाई वी सीड से हुआ हुआ प्लांट, पैदा हुआ प्लांट, निकला हुआ प्लांट कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, और अल्टीमेटली उसके ऊपर ग्रेन्स भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। ओके, एच वाई वी सीड्स प्रॉमिस मच ग्रेटर ग्रेन यील्ड्स पर प्लांट। एच वाई वी सीड्स बड़े ही प्रॉमिसिंग सीड्स थे, और उनसे ज्यादा यील्ड आना पर प्लांट ऐसा माना गया था। सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन ऑन द स्मॉल लैंड, जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, छोटी जमीन पर अगर खेती करोगे तब भी प्रोडक्शन क्या होगी जी? बढ़ जाएगी। इतने प्रॉमिसिंग सीड्स थे। हाउएवर, हालांकि एच वाई वी सीड्स रिक्वायर्ड एम्पल वाटर, बहुत ज्यादा पानी चाहिए उनको, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए उन्हें, एंड पेस्टिसाइड्स फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए एच वाई वी सीड्स को बहुत ज्यादा पानी, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए, ताकि बढ़िया रिजल्ट ला पाए, वो परफॉर्म बढ़िया कर पाए, क्या? एच वाई वी सीड्स। Farmers in Punjab, Haryana, and Western UP were the first to adopt modern farming methods using tube wells for irrigation, HYV seeds, chemical fertilizers, and pesticides. तो जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वही मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपना पाए, ठीक है। क्या यूज करके जी? ट्यूबवेल्स यूज करके इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके। सम ऑल्सो बॉट मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स, स्पीडिंग अप प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग। कुछ कुछ ने तो ट्रैक्टर्स भी खरीदे, थ्रेशर्स भी खरीदे, ताकि प्लोइंग और हार्वेस्टिंग का काम क्या हो जाए जी? फास्ट हो जाए। एंड अचीविंग हाई व्हीट यील्ड्स, और क्या हो जी? यील्ड क्या हो, आउटपुट क्या हो, प्रोडक्शन क्या हो व्हीट की? ज्यादा हो, हाई व्हीट यील्ड्स। ओके, यील्ड्स मींस आउटपुट, ठीक है, टोटल प्रोड्यूस। So these two slides are pending. Now the chapter is over from my side. I hope you enjoyed the chapter. मिलेंगे अगले चैप्टर में। Till then, take care. Thank you. Goodbye. जय हिंद।